अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा, राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे और मिस्र के पास एलएनजी टैंकर पर हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई तेज करने का संकेत दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर भीषण हमले करेगा, हालांकि उन्होंने बातचीत की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के बयानों में सैन्य दबाव और कूटनीतिक विकल्प दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में शांति वार्ता की संभावना लगातार कमजोर होती जा रही है। मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी के अनुसार संघर्ष का सबसे चिंताजनक पहलू इसका लगातार फैलता दायरा है। शुरुआत में ये अमेरिका और ईरान तक ही सीमित दिखाई देता था, लेकिन अब इराक, जॉर्डन, खाड़ी देश, सीरिया और संभावित रूप से तुर्की भी इस संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया और पीपल्स मोबिलाइजेशन फोर्स की मौजूदगी स्थिति को और जटिल बनाती है। यदि इन समूहों की ओर से व्यापक जवाबी कार्रवाई होती है तो युद्ध लंबा और अधिक विनाशकारी हो सकता है। इस पूरे संघर्ष में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चा बनकर उभरा है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है, जबकि अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग बताकर मुक्त नौ संचालन की वकालत करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अब हॉर्मुज़ को केवल समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दबाव के हथियार के रूप में देख रहा है। यदि यहां तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही, महंगाई और सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका अभी तक इस मुद्दे पर पूरी वैश्विक सहमति अपने पक्ष में बनाने में सफल नहीं हुआ है। संघर्ष का एक नया और महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका तथा सऊदी अरब द्वारा इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर संयुक्त मिलिट्री कार्रवाई बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका की रणनीति सऊदी अरब को अपने साथ मजबूती से बनाए रखने और ईरान सऊदी रिश्तों में संभावित सुधार को रोकने की भी है। दूसरी ओर सऊदी अरब स्वयं गहरी कूटनीतिक दुविधा में है। एक तरफ वो अमेरिका का महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक साझेदार है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व, फिलिस्तीन के समर्थन और क्षेत्रीय संतुलन की अपेक्षाओं का भी सामना कर रहा है। यही कारण है कि उसके प्रत्येक कदम पर पूरे क्षेत्र की नज़र बनी हुई है। विश्लेषण में यह भी कहा गया कि मौजूदा हालात का सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ इजरायल को मिलता दिखाई दे रहा है। वैश्विक चर्चा का केंद्र अब गाजा और वेस्ट बैंक से हटकर ईरान और अमेरिका के संघर्ष पर आ गया है। इस कारण फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में पीछे चले गए हैं, जबकि इजरायल अपने अन्य रणनीतिक उद्देश्यों पर अपेक्षाकृत कम वैश्विक दबाव के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका असर आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है। शांति की संभावनाओं पर विशेषज्ञ का आकलन बेहद निराशाजनक है। उनका कहना है कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों ने अपने अपने रणनीतिक रुख लगभग स्पष्ट कर दिए हैं और फिलहाल कोई ऐसा संकेत नहीं दिखता जिससे निकट भविष्य में व्यापक युद्ध विराम या स्थायी समझौते की उम्मीद की जा सके। ट्रंप द्वारा सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत, ईरान की कठोर प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय शक्तियों की जटिल रणनीतिक मजबूरियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये संघर्ष लंबे समय तक जारी रह सकता है। यदि नए मोर्चे खुलते रहे तो ये केवल क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर किए भीषण हवाई हमले। अमेरिका और सऊदी अरब ने किए इराक में ईरान समर्थित समूहों के ठिकानों पर संयुक्त सैन्य हमले। सवाल है कि अमेरिका ईरान जंग का ये दायरा कितना बढ़ चुका है और ये कितना आगे बढ़ेगा। ये भी सवाल है कि अमेरिका ईरान जंग रुकने की अब कोई गुंजाइश बाकी है या नहीं। एनालिसिस के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी। तो इससे पहले कि हम आज के दिन भर की शुरुआत करें, पहले देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए चलते हैं सुमिरन के पास। थैंक यू मोहन। तो सुनते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज। सरकार ने आज राज्यसभा में परीक्षाओं से पेपर लीक को रोकने से जुड़ा विधेयक पेश कर दिया है। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये विधेयक युवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को शांत करने के लिए लाया गया है। खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा और कहा, गृह मंत्री छोटे मोटे मुद्दों पर तो बोलते हैं, हर जगह जाते हैं, पर सदन में नहीं आ रहे। अमित शाह साहब जो दिख रहे ही नहीं, मैं देख रहा हूं
नहीं तो बाकी के छोटे छोटे इश्यू में आके बार बार अपनी बात रखते हैं, हर तरफ घूमते हैं, तो जिस तरफ क्यों नहीं घूम रहे मुझे मालूम नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें और कई ड्रोन यूक्रेन की तरफ दागे हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ज़ेलेंस्की ने इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। यूक्रेन अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलें बनाने का लाइसेंस चाहता है। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस पर हमले जारी रखे। ग्रीस के क्रीट आइलैंड में जंगल की आग से जूझते हुए 3 फायर फाइटर्स की जान चली गई। ये फायर फाइटर्स आग में फंस गए थे। तेज रफ्तार हवाओं के साथ आग तेजी से फैली। दक्षिणी यूरोप में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की ये एक और बड़ी घटना है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 7th पोजीशन हासिल की। फाइनल में पहुंचने के बाद अब वो शुक्रवार को अपने खिताब को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे और फाइनल में उनके सामने भारत के नीरज चोपड़ा भी मौजूद रहेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। चर्चा के लिए वापस चलते हैं। बैक टू यू मोहन। तो शुक्रिया सुमिरन। और आज के दिन भर में हम चर्चा करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच की जंग की। लेकिन उससे पहले आपने कुछ फर्क महसूस किया? जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके भेजे गए सजेशंस यानी कि सुझावों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आप चाहते हैं उसे पूरा किया जाए। तो आपका ये सजेशन कि दुनिया भर की बड़ी खबरें दिन भर में शामिल की जाएं, तो इसे हमने मानते हुए आज से दिन भर में शामिल कर लिया है। और अब हमें आपके रिएक्शंस का इंतज़ार रहेगा। और अब बात करते हैं आज के दिन भर की, यानी कि अमेरिका ईरान की। पिछले हफ्ते जब हम सीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे और उस दौरान ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। हाल में ईरान की ओर से जॉर्डन में अमेरिका के एक सैन्य अड्डे और इजिप्ट में यानी कि मिस्र में एक LNG टैंकर पर हमला हुआ। इन हमलों के बाद ट्रंप ने क्या कहा, ये सुनिए। हम उन पर भीषण हमले करने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारी बारी है। वो जानते हैं कि ये होने वाला है। वो हमसे हमले रोकने को कह रहे हैं। उन्होंने कल रात हमला करने की कोशिश की थी। 8500 माइल्स एन आवर वाले 5 रॉकेट थे। हमने उन सभी को गिरा दिया। लेकिन अब हमारी बारी है। देखते हैं कि क्या हम किसी समझौते तक पहुंच पाते हैं। लेकिन हम उन पर जोरदार हमले करने जा रहे हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का हमने बयान सुना। डॉक्टर फजल रहमान सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया कि दूसरी बार इस स्टूडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। जब हम पहले बात कर रहे थे तब और आज जब हम बात कर रहे हैं, इस जंग का दायरा कितना बढ़ गया है? जॉर्डन पर हमले के बाद अमेरिका ने फिर से हमले किए, कितना बढ़ चुका है? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तभी लग रहा था कि जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं होगी। ये जंग जब से शुरू हुई तब से ये लग रहा था, आशंका थी कि फिर गल्फ कंट्रीज़ भी आएंगी और ईरान ने उसको टारगेट बनाया, ये कहते हुए बनाया कि ये अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पे हैं। लेकिन सबसे जो ताज्जुब की बात है वो इसमें जो इराक को ऐड किया है उससे बड़ा खतरा बहुत गया है। और जिस तरह का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, ये कहते हुए कि मोबिलाइजेशन फोर्स है उसने अरब पे, सऊदी अरब पे अटैक किया है, तो मुझे लगता है कि उस तरह का जिस तरह के लेबनान में मामला था वैसे दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी गवर्नमेंट पे काफ़ी दबाव है कि पीपल मोबिलाइजेशन को आप डिसआर्म करें, जबकि पीपल मोबिलाइजेशन जो फोर्स है वो ये कह रही है कि हम गवर्नमेंट की हिस्सा हैं, हम उनके डिफेंस फोर्स के हिस्से हैं। और इराक बहुत सेंसिटिव है। देखिए, इराक से सीरिया का लगता है बॉर्डर, टर्की का लगता है, ईरान का लगता है, जॉर्डन लगता है, कुवैत लगता है। तो वहाँ पर जो अटैक हुआ है उसका अगर रिपरकेशन होगा, जो ईरानियन फोर्सेज, जो मिलिशियात हैं, अगर उन्होंने वाकई इसको रिएक्ट किया और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया तो मुझे लगता है कि वार बहुत लंबा बढ़ सकता है। इसके अच्छे दायरे तो ऑलरेडी काफ़ी हैं। हाँ। जॉर्डन ऑलरेडी इसमें मैदान में है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% का जो रीजन है वो ऑलरेडी इस वार की चपेट में है। मुझे इस बात का डर है, मुझे लग रहा है कि कहीं टर्की पे भी आगे कहीं, जैसा कि नेतन्याहू ने बार बार थ्रेट किया है कि टर्की नया ईरान है, टर्की और को लेके सीरिया में, टर्की और ईरान में, सऊदी और इजराइल और टर्की को लेके काफ़ी, सीरिया को लेकर काफ़ी कन्फ्रंटेशन है। तो मुझे लगता है कि वार जो है एक्सपेंशन के बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट इसके हैं कि वार लंबा भी होगा और एक्सपैंड भी करेगा।
देखिए, अभी जब हम ट्रंप का बयान सुन रहे थे तो ट्रंप के बयान का जो आखिरी लाइन है, यानी कि उस ऑपरेटिव पार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप अपने बयान में कह रहे हैं, एक तो बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि हम हमले जोरदार करेंगे। 5 महीने पहले जब अमेरिका और ईरान जंग की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये बात हो रही थी कि भाई लगभग अब तो 5 महीने हो गए और तब उस समय लग रहा था कि ये जंग तो बस कुछ दिनों की बात है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या? देखिए, ट्रंप ने ये बार बार कहा है कि हम वार भी जारी रखेंगे, लेकिन हम बात की गुंजाइश भी जारी रखेंगे। ट्रंप ने पहली बार नहीं कहा है, ट्रंप ने पिछले कई बार चीज़ें कही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो नेगोशिएटिंग टीम है, जो शर्तें हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, उस पर कहीं से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक वक्त यह जब पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था, जब स्विट्जरलैंड में तो लगा कि नहीं बाकी वार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सवाल ये कि वार का जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद वार चला गया इराक पे, इराक के बाद एक जॉर्डन नया सेंटर बन गया है। तो जैसे चीज़ें प्रोलिफरेट कर रही हैं, जैसे उसमें नए नए एडिशन आ रहे हैं, वैसे वैसे किसी तरह के शांति की उम्मीद करना, ये मुझे लगता है उसमें कमी आ रही है। जो भी प्रॉस्पेक्ट है जो पीसफुल नेगोशिएशन का या किसी परमानेंट सोल्यूशन का, तो जो चीज़ें उसमें कमी इसलिए आ रही है कि हमारे वार के फ्रंट खुल रहे हैं। अभी होती में बाबुल मंदब में चैलेंज किया, अभी यह खबर यह है कि इजिप्ट में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि जो ड्रोन अटैक था वो ईरान से हुआ था। तो अगर देखिए इजिप्ट भी अगर इसमें वाकई का इन्वॉल्व हो जाता है, या जॉर्डन जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, और जिस सबसे जो खतरनाक वो है जो इराक पे अटैक हुआ है, जो वहाँ पे रिएक्शन लोगों का है, और मोबिलाइजेशन फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, इसको फॉर्म किया गया था ISIS को लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो बहुत ही खतरनाक टर्न लेने वाला है। और ट्रंप का ये बयान बहुत ही, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इसका रिलेवेंस है। वो बार बार जब इस तरह के बयान देते हैं ना, वो दो तरफा बयान देते हैं। एक तरफ पीस प्रोसेस यानी कि बातचीत की बात करते हैं और सेकेंड लाइन में उनके होता है जोरदार हमला करेंगे। यहाँ पर जो अमेरिका के हमलों को लेकर जो ईरान का रिएक्शन है वो ज़रा जान लेते हैं। तो ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC का बयान दिखाया गया। इसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की टेरिटरी है और IRGC की जो नेवी है इस पर पूरा नियंत्रण रखती है। बयान में ये चेतावनी दी गई है कि ईरान इस मामले में किसी भी बाहर वाले की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। फजल साहब, ईरान के रिएक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान का जो रिएक्शन है उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके ऑफिशियल ने कहा है कि मेरे लिए, अगर मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन मेरे लिए न्यूक्लियर बम से ज़्यादा स्ट्रांग है ये। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह का फोकस है, जिस तरह का कन्फ्रंटेशन है, और दोनों का बड़ा ही मेजर स्टेक है। सो US का भी और ईरान का भी। ईरान के लिए इकोनॉमिक स्टेक है और US के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेक है। तो मुझे लगता है कि ईरान उस पॉइंट पे जहाँ तक इतना आगे पहुँच चुका है, उससे पीछे हटने बहुत, उसके लिए बहुत मुश्किल है। US जितना आगे जा चुका है, US ने ग्लोबल कम्युनिटी से मांग की है, एक अलायंस बनाइए आप। सऊदी से उसने कहा है, कतर से कहा। जब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बात आई है तो ये बात कही गई है कि ये बहुत ही फ्री नेविगेशन है, ये इंटरनेशनल जो वाटर है इस पर ईरान का कोई भी क्लेम नहीं है। जबकि ईरान ने कहा नहीं, ये मेरा क्लेम है, मेरी टेरिटरी पे। तो मुझे लगता है कि ये एक नया जो है एडिशन है, एक नया फ्रंट ऑफ वार खुल गया है। और उसमें US अभी तक इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने फेवर में करने में उतना कामयाब नहीं हुआ जितना उसको आशा थी। आपको याद ही होगा कि जब हम हॉर्मुज़ की लगातार बात कर रहे थे तो देखिए ये हॉर्मुज़ है और इस हॉर्मुज़ में ईरान कह रहा है कि भाई ये मेरी टेरिटरी में आता है और अमेरिका कहता है कि भाई इससे हम पैसा वसूलेंगे। दोनों जो हैं टोल की बात कर रहे थे और दोनों कह रहे थे कि इससे हम पैसा वसूल करके वो हमारे काम आएगा। अब अमेरिका ने उस बयान को वापस लिया और कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन में हम वसूल नहीं सकते। लेकिन ईरान जो है वो अभी भी उस पर डटा हुआ है और कह रहा है कि हॉर्मुज़ जो है हमारे लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अमेरिका के लिए एक वक्त यह है कि उसके लिए एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। ईरान ने भी उसको काउंटर किया कि प्रेशर टैक्टिक्स है। तो ईरान के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि लाओ इससे पैसे की बात करें, इस पर डिविडेंड की बात करें, इसके रेवेन्यू की बात करें, ताकि उसकी इकनॉमी कुछ रिफॉर्म हो, कुछ इकनॉमी उसकी सुधरे। और उसने उसके लिए ओमान को भी उसने प्रेशर में डाला कि आप हमारे साथ मिलकर ज्वाइंट मिलकर एक अथॉरिटी बनाई जिसका आप पार्ट बने। उस पर तो कोई मसला नहीं हल हो पाया। लेकिन ईरान के लिए एक बात, US के लिए इसको इस्तेमाल किया कि ताकि ग्लोबल कम्युनिटी को ये बता सके, देखिए ईरान इसे पे क्लेम कर रहा है, इसका खतरा सबको है, चाहे गल्फ कंट्रीज़ को भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, जो भी नेविगेशन जहाँ जहाँ है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी US उतना मोबिलाइज नहीं कर पाया है ग्लोबल ओपिनियन को। और ईरान का जो क्लेम है, ईरान से बच करने वाले, रिट्रीट करने वाला नहीं है। लेकिन ईरान ने बार बार कहा है कि हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, हमारी ऑटोनॉमी का मसला है, हमारे फ्रीडम का मसला है, और इससे हमारी इकोनॉमी बहुत क्लोज इससे लिंकेज है। और पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे जैसे वार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ईरान अपनी जो नए उसके पास टूल हैं, जैसे जो भी
प्रेशर के टूल्स हैं उसको नया एडिशन, नई नई चीज़ों को वो खोज के निकाल रहा है। उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लगता है कि बहुत बड़ा मेरे पास एक वेपन है, स्ट्रेटेजिक टूल है, इसी बुनियाद पे हम ग्लोबल कम्युनिटी को प्रेशर में ला सकते हैं और ये बता सकते हैं कि अमेरिका की वजह से आपका नेविगेशन इम्पैक्ट हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन है, आपकी चीन सप्लाई बिगड़ रही है। तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड बना हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और इसमें एक देखने की बात यह है कि ईरान से पूरा फोकस हटके, इसराइल से फोकस हटके, सीरिया से फोकस हटके, पूरी दुनिया का जो फोकस है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, इसलिए कि वहाँ उससे बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेक इन्वॉल्व वहाँ पे। फजल साहब, अब जरा इस पूरी कहानी में हम सऊदी अरब की एंट्री कराते हैं। तो इस दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से ये जानकारी सामने आई कि अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित समूहों के जो ठिकाने हैं उन पर संयुक्त हमले किए हैं। इराक के जो प्रेसिडेंट कार्यालय है उन्होंने इस हमले की निंदा की और कहा कि ये अस्वीकार्य है, इराक की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। अब जो सऊदी अरब की एंट्री है, सऊदी अरब की एंट्री इस पूरे प्रकरण में कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अमेरिका की एक लार्जर जो डिज़ाइन का हिस्सा है कि किसी भी तरह से सऊदी ईरान का किसी भी सिचुएशन में अलायंस ना हो पाए, पहली बात। इसलिए उसको हमेशा अपने साथ रखना है। उसको किसी न किसी तरह पे कोशिश करते 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 अगर इसराइल से रिलेशन नहीं करवा पाया, डिप्लोमेटिक टाई अगर नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये कि उसको यहाँ नहीं एंगेज कर पाए तो इराक में एंगेज करो, इराक के बाद यमन में एंगेज करो। तो पूरी डिज़ाइन ये है कि उसको एक बड़े मेजर पार्टनर को अपने साथ रहना है। दूसरी बात ये को लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर्स है, इतना बड़ा डिफेंस पार्टनर है, उससे अमेरिका को बहुत बड़ा गेन है लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। और यूएस के लिए एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कवर है कि इराक में हमने अकेले अटैक नहीं किया, इसलिए कि जो 2003 में अटैक था वो अब तक यूएस को याद है, उसका कितना ग्लोबल कंडेमनेशन हुआ था, कितना क्रिटिसिज्म हुआ था, वहाँ पे किस तरह की डिफीट हुई थी, उनको वहाँ से अपनी फोर्सेस को वापस लेना पड़ा था ओबामा के ज़माने में। तो एक अपने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कवरेज के लिए वो सऊदी को साथ रख रहे हैं कि सऊदी जो है विक्टिम है इराकी अटैक का, उसकी टेरिटरी से सऊदी में अटैक हुआ है, इसलिए हम इनको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसको एक जॉइंट वेंचर की शक्ल देने के लिए सऊदी की यूएस की मजबूरी है कि वो सऊदी को साथ रखे और ईरान और सऊदी में किसी तरह का अगर लार्जर टर्म में कुछ पैचअप हो तो उसकी गुंजाइश कम हो। मैं इसी पर आ रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी बहुल देश है, और अगर ईरान की बात की जाए तो शिया बहुल देश है। अब ऐसे में सऊदी अरब की दुविधा या कूटनीतिक दुविधा नहीं, उसके लिए तो मतलब बहुत दिक्कत की बात है। उसके लिए बहुत दिन से दुविधा है और इसी दुविधा में वो किसी तरह का फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि ईरान से अलायंस करें, ईरान से अलग हटें, इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करें या और जो लार्जर डिज़ाइन है वो कहाँ जाए। तो ये जो उसका जो जानते हैं उसकी जो वो नेचुरल है और उसके लिए उनका जो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स उनका रहा है पिछले 50 साल से ईरान को लेके, वो इसी बेस पर रहा है, सेक्टेरियन रहा है, थियोलॉजिकल रहा है। तो उनके लिए बड़ा ही टेस्टिंग पॉइंट थी और जैसे जैसे सिचुएशन एग्रीवेट होगी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, वैसे वैसे इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिकल चैलेंज भी है, डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है और उससे बड़ा कहीं ना कहीं थियोलॉजिकल चैलेंज है कि उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे। जिस बुनियाद पे आपने 40-50 साल तक आपने बता रखा कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के हीरो हैं, अरब वर्ल्ड के चैंपियन हैं, हम पैलेस्टाइन के चैंपियन हैं, हम कस्टोडियन ऑफ जो मास्क है, 2 होली मास्क के कस्टोडियन हैं, उन चीज़ों का क्या होगा। ईरान कहता है हम चैंपियन हैं, सऊदी कहता है हम चैंपियन हैं। और पैलेस्टाइन को लेके मुझे लगता है कि सऊदी अरब की ज़रा सा किरकिरी हुई है जो एक्सपेक्टेड था उनसे कि वो फ़लस्तीन के साथ आएंगे या कुछ ओपनली सपोर्ट देंगे, वो नहीं कर पाए। भाई वो कैसे हो सकता है कि अगर अमेरिका और सऊदी अरब एक समझौते के तहत एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं तो उनको तो मतलब उनकी दुविधा भी समझी जा सकती है और उनके सामने दिक्कत की बड़ी बात है कि भाई पैलेस्टाइन का समर्थन कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन है, जो आप एक जो 2 होली मास्क के कस्टोडियन है, तो एक आम जनता को, एक आम आदमी को तो उम्मीद है कि भाई आप जो है मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप आप कर रहे हैं। लेकिन भाई एक होता है कि यथार्थ की दुनिया क्या है। यथार्थ की दुनिया तो ये है कि भाई आपको एक साथ जाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी मजबूरी है। किसी हद देखिए, इस सऊदी अरब जो है उसकी भी लिमिटेशन है, यूएस को अपोज करना, इसराइल को अपोज करना, इसलिए कि उसको उसी जोग्राफी में ऑपरेट करना है, उसी जोग्राफी में रहना है। आप जोग्राफी में दे सकते हैं, उसको वहीं पर रहना है। और ये बात सऊदी ने पहले कही भी है कि हमें ईरान के साथ रहना है। लेकिन इस तरह की स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चर्निंग है और जैसे सिनेरियो बदल रहे हैं वैसे वैसे फैसले का बदलना भी बहुत ही नेचुरल है। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो गेनर है इस पूरे उसका मुझे लगता है वो गेनर इसराइल है।
इस पूरे की स्ट्रेटेजिक चलने का जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो गेनर है वो इसराइल है। उसको सब कुछ मिल रहा है जो चाहिए होता है उसको। इसराइल एकदम शांत भाव से मतलब किनारे है, वो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। और नहीं, इसकी वजह यह है ना, उसको सब कुछ मिल रहा है। उसको वेस्ट बैंक मिल रहा है, गाजा मिल रहा है, लेबनान मिल रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ वहाँ पे इंटरनल आवाज़ उठ रही है, सीरिया में जब चाह रहा है बम्बार्ड कर रहा है, एक उसको वीक ईरान मिल रहा है। तो उसकी जो पोजीशन है पैलेस्टाइन को लेके, आज देखिए दुनिया की नज़र से पैलेस्टाइन गायब है, पूरा दुनिया का फोकस ईरान पे है। उसको वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, कुछ भी बोर्ड ऑफ पीस का आप जानते हैं कि मतलब कुछ समय पहले तक, 5 महीने पहले तक हम सिर्फ इसराइल गजा संघर्ष उसी की बात कर रहे थे। इस समय इसराइल और गजा कॉन्फ्लिक्ट की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस का क्या हुआ, हमें आपको नहीं पता क्या हो रहा है। 5-7 महीने हो गए, वो सीज़फायर का सेकंड स्टेज का क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। ये कहा जा रहा है कि गाजा से ऑलमोस्ट वेस्ट बैंक हैज बिकम ए सेकंड गाजा। तो ये तो उसमें इसराइल की कामयाबी है कि उसने यूएस ने ईरान को चेंज हो गया है। यूएस ने ईरान को इंगेज कर रखा है। आप अपने पूरी चीज़ जो जितना आपको कंसोलिडेट करना है स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रली, और जिस तरह का देखिए लेबनान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उनका, इसराइल का, ये उसने सारा गेम ही चेंज कर दिया। अब सवाल ये है कि इस लेबनान गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करना आपका काम है, सीरिया से मदद मांगी जा रही है। और मैं बताता चलूँ आपके शो में कि यही गेम प्लान वहाँ पे इराक में है कि वहाँ पे कहा जाएगा मोबिलाइजेशन फोर्स को डिसार्म कीजिए। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2027 में जब यूएस की फोर्सेस को विड्रा करना है, उससे पहले हमें जो है इनको डिसार्म करना है। तो इसी तरह का तकरीबन मैं बता दूं आपको कि ऐसी सिमिलर सिचुएशन इराक में आने वाली है। मैं यहाँ पर वो एक चीज़ और संक्षेप में, मेरे पास वक्त नहीं है अब ये भाई जो हम पीस की बात कर रहे थे, ये अभी कहीं स्टैंड करती भी है या नमस्ते? नहीं, पीस तो फिलहाल मेरे ख्याल पूरी पीस नहीं है। जिस तरह का जो वार्निंग है, जो लैंग्वेज है, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, अभी ट्रम्प ने कल कहा कि 2 हफ्ते तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। अभी हम पहले दिन वाइज गिन रहे थे, आज 12वां दिन है, 13वां दिन है। अब उन्होंने कहा कि ये अगला ऑपरेशन जो होगा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते। इसका मतलब है कि दिनों की गिनती आप छोड़ दीजिए। अब मामला हो गया कि 2 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, फिर बाद में होगा कि नहीं अनलिमिटेड होगा ये। इस तरह से हम देखते हैं। तो मतलब आने वाले वक्त में मतलब इससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई स्केप नहीं फिलहाल। गिवन द करंट सिनेरियो, आई डोंट सी एनी स्केप, आई डोंट सी एनी अर्ली इनटू द। और दुनिया का परिदृश्य भी ऐसा ही दिखेगा जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि सारे जो कुछ होना था हो चुका है, सब कुछ चीज़ें सेटिल है। यूएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, गल्फ कंट्रीज का स्टैंड, उनका तो पास कुछ है नहीं, उनके पास कोई है नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक से नहीं है, कोई पॉलिटिकल से नहीं है। तो सब कुछ चीज़ें स्टेटस को बना हुआ है और उसी पे चीज़ें अमेरिका ऑपरेट करता रहेगा, ईरान ऑपरेट करता रहेगा, जिसको अल्टीमेटली हम कहेंगे वार ऑफ एट्रिशन। धीरे धीरे दो को कमजोर करते रहिए, उसी डायरेक्शन में वार जा रहा है। फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिन भर में यहाँ तक आने के लिए। तो आज के दिन भर में इतना ही। स्टूडियो में थे अजीत सारथी और गैलरी में आशीष वशिष्ठ। अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। शो को आज प्रोड्यूस किया था मानसी दास ने। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।